जय हिंद। मैं दुर्गेश, स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के 15वें भाग यानी निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के बारे में। आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो आइए देखते हैं ये निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान का 15वां भाग किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का प्राविधान किया गया है। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का प्राविधान किया गया है। यहाँ से भी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्राविधान किया गया है, यानी किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, और किस भाग में निर्वाचन आयोग का प्राविधान किया गया है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये जो निर्वाचन आयोग है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ? ब्रिटेन के संविधान से। आपको पता है जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया उस समय विभिन्न देशों से कुछ प्राविधान लिए गए और भारतीय संविधान में उसको शामिल किया गया, जिसमें से देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? निर्वाचन आयोग का प्राविधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। और जब भारत का मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय हुआ करता था, यानी निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक सदस्य होते थे। और लेकिन इसका इतिहास देखेंगे, वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं? वर्तमान समय में 3 सदस्य हैं निर्वाचन आयोग में। और मूल संविधान में कितने सदस्य का प्राविधान था? तो एक सदस्य का। अगर इसका आप इतिहास देखेंगे तो 1950 से 1989 तक ये कितना? एक सदस्य था। फिर 1989 से 1990 तक ये 3 सदस्य हो जाता है। और 1990 से 1993 तक फिर एक सदस्य हो जाता है। और 1993 से अब तक कितने सदस्य का है? ये 3 सदस्य का है। तो आपको कभी कभी यहाँ से पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितने सदस्यों का प्राविधान किया गया था निर्वाचन आयोग में? तो निर्वाचन आयोग में एक सदस्य को होना था, यानी एक सदस्य था मूल संविधान में निर्वाचन आयोग। लेकिन वर्तमान समय में यही पूछा जाता है कि वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो वर्तमान समय में 3 सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग में, जिसमें देखेंगे एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 3 निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? मात्र 3 सदस्य होते हैं। और ये प्राविधान कब से लागू किया गया है? तो 1993 से 3 सदस्यों वाला निर्वाचन आयोग है भारत में। लेकिन पहली बार 3 सदस्यों का निर्वाचन आयोग कब गठित किया गया? तो 1989 में गठित किया गया। यहाँ से पूछा जा सकता है, अभी तक तो कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन 1989 में पहली बार भारतीय संविधान में 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग का प्राविधान किया गया। लेकिन वर्तमान समय में जो 3 सदस्य हैं वो कब से हैं? 1993 से अब तक 3 सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग में। और ये निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक उसको कहेंगे जिसका प्राविधान संविधान में किया गया हो। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में बताया गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा। तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्राविधान कर दिया गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ये एक संवैधानिक संस्था है। और निर्वाचन आयोग में हमने बताया कि 3 सदस्य वर्तमान में होते हैं। और ये निर्वाचन आयोग जो नियुक्त होते हैं ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो और चाहे निर्वाचन आयुक्त हो, इन तीनों सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इसको जो शपथ दिलाई जाती है ये राष्ट्रपति न दिला के बल्कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है जो इसको शपथ दिलाता है। तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है, यानी राष्ट्रपति नहीं दिलवाता शपथ इनको। और इनके कार्यकाल से सबसे ज़्यादा बार प्रश्न भी पूछा गया है कि
निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल इनका कितना होता है? कार्यकाल 6 वर्ष होता है निर्वाचन आयोग के सदस्यों की। और कई बार प्रश्न भी ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से 6 वर्ष के कार्यकाल वाले पदाधिकारी हैं? तो उसमें आपको देखना रहेगा 6 वर्ष वाले कौन हैं? तो निर्वाचन आयोग के सदस्य। निर्वाचन आयोग में चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त, सबका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। लेकिन इनकी पदावधि की अगर बात करें, यानी ये किस उम्र तक उस पद पे बने रह सकते हैं, तो देखेंगे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पे बने रह सकते हैं, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पे बने रह सकते हैं। पदावधि का मतलब ये हुआ, जैसे कोई 60 वर्ष का है, अगर उसको 60 वर्ष की उम्र में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया जाए, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर उसको नियुक्त कर दिया जाए, तो वो तो 6 वर्ष से पहले ही उसका 65 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो देखेंगे उस स्थिति में वो 6 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बल्कि वो 65 वर्ष की आयु में ही पद से उसको हटना पड़ेगा, वो रिटायर हो जाएगा। यानी चाहे 65 वर्ष की उम्र पहले पूरी हो जाए, चाहे 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, तो उसका कार्यकाल पूरा माना जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे अगर 62 वर्ष की उम्र पूरी पहले हो जाती है अन्य निर्वाचन आयुक्त के जो 2 सदस्य हैं, तो उनको पद से हटना पड़ेगा, वो 6 वर्ष तक पूरा नहीं रहेंगे अगर ऐसा होता है तो। और अगर ये निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। चाहे निर्वाचन आयुक्त हो या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, ये दोनों किसको त्यागपत्र देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे? पदच्युत करना, यानी इनको पद से हटाना। तो इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें देखेंगे संसद की सहमति से राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद से हटाया जाएगा। इनको नियुक्त कौन किया? तो राष्ट्रपति ने नियुक्त किया, लेकिन राष्ट्रपति इनको डायरेक्ट नहीं हटा सकता, उसमें संसद की सहमति जरूरी होगी, यानी संसद भी अगर सहमत होगा तो राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकता है इन तीनों सदस्यों को। ठीक। और इनके अगर वेतन के बारे में पूछता है तो वेतन अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। किसी भी पदाधिकारी के अगर वेतन या भत्ते की बात करें तो अनुसूची 2 ही लगाएंगे, अनुसूची 2 के तहत इनको भी वेतन दिया जाता है। और भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आप ध्यान देंगे लगभग जितने भी पदाधिकारी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, लगभग उन सभी का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे भारत की संचित निधि से निर्वाचन आयोग के सदस्यों का भी वेतन दिया जाता है। और निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन कितना होता है? 90,000 प्रति माह। और ये कौन नियुक्त किए जाते हैं? ये IAS अधिकारी होते हैं, उन्हीं को बाद में क्या बनाया जाता है? निर्वाचन आयोग के सदस्य नियुक्त किया जाता है। यानी IAS की परीक्षा पास करनी होती है इन लोगों को, जो निर्वाचन आयोग के सदस्य चुने जाते हैं। और देखेंगे यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि मुख्य प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन हुए? तो सुकुमार सेन। ये आपको पहले से ही पता होगा, सुकुमार सेन ये पहले निर्वाचन आयुक्त, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे। और पहला मुख्य निर्वाचन आयोग गठित कब किया गया था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 1950 में 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। और इसीलिए देखेंगे ये जो 25 जनवरी है इसको मतदाता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और जब ये गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को, तो उस समय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य थे? सिर्फ 1 सदस्य थे। और कौन वो हुए? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन को ही नियुक्त किया गया था निर्वाचन आयोग के अंतर्गत। तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, इसीलिए प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रथम मुस्लिम निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हुए? तो SB कुरैशी। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हुए? तो SB कुरैशी। और देखेंगे प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हुई? तो VS रामा देवी। क्या? VS रामा देवी।
तो यहाँ पे देखेंगे SV कुरैशी वही उल्टा है। SV कुरैशी ये क्या थे, पहले मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और जो महिला पहली हुई हैं वो VS रामा देवी। तो यहाँ SV है और यहाँ पे क्या है, VS है, उसी का उल्टा है। ठीक। और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये कौन थे, SV कुरैशी, सॉरी सुकुमार सेन। और वर्तमान समय में कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो सुनील अरोरा। ये सुनील अरोरा कब नियुक्त किए गए थे, 2018 में। 2018 से अभी 6 साल तो पूरा हुआ नहीं। तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोरा, ये वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है यही परिसीमन आयोग जो होता है, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष भी यही होते हैं। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जो होंगे यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो परिसीमन आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं, CEC यानी चीफ इलेक्शन कमीशन। और देखेंगे 1992 में, पहली बार 1992 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया, और इस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन हुए, तो सुकुमार सेन परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हुए। चूँकि यही पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी हुए, और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वही क्या होगा, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होगा। तो परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया, 1952 में किया गया, और उसके अध्यक्ष कौन हुए, तो सुकुमार सेन पहले अध्यक्ष हुए। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष। ये जो अनुच्छेद 324 है जिसमें ये प्राविधान किया गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा, इसी अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग संसद और विधानमंडल, संसद और विधानमंडल का मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सब जितने भी हैं, इन सब के निर्वाचन का प्राविधान किसमें किया गया, अनुच्छेद 324 में। यानी अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग संसद और विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन करवाएगा। कौन करवाएगा, निर्वाचन आयोग। चाहे राष्ट्रपति का चुनाव की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री की, चाहे सांसद की बात करें, चाहे विधायक की, इन सब का चुनाव कौन करवाएगा, निर्वाचन आयोग करवाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 324 में कहा गया है। और अनुच्छेद 325 देखेंगे, अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं भारत में, उन सभी के मतदाता सूची को तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, निर्वाचन आयोग को दी गई है। और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 325 के तहत। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मतदाता सूची कौन तैयार करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है। और मतदाता सूची तैयार की जाएगी, ये प्राविधान किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 325 के तहत मतदाता सूची तैयार की जाएगी निर्वाचन आयोग के द्वारा। और अनुच्छेद 326 देखेंगे, अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब वोट देने के अधिकार से है। यानी वोट देने का अधिकार अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में वोट देने का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 326 में भारत के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार हो। लेकिन उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है, एक आयु निर्धारित की गई थी। वो भारत के जब मूल संविधान पढ़ेंगे तो उसमें कितनी आयु निर्धारित की गई थी, 21 वर्ष। लेकिन देखेंगे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 पारित किया जाता है, और इसी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में प्राविधान किया जाता है कि जो वोट देने की आयु है 21 वर्ष, उसको घटा के 18 वर्ष कर दी जाती है। तो वर्तमान समय में पूछा जाता है कि वोट देने का अधिकार किस उम्र में है, तो 18 वर्ष में। वर्तमान समय के जो 18 वर्ष के बच्चे हो गए हैं वो वोट दे सकते हैं। तो 18 वर्ष वर्तमान में है, लेकिन इससे पहले क्या थी एज वोट देने की, वो 21 वर्ष थी मूल संविधान में। और ये कब से प्राविधान किया गया 18 वर्ष के बच्चे वोट देंगे, अब वो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। और आप देखेंगे यही जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 था, इसी 1989 के संविधान संशोधन अधिनियम में ही क्या प्राविधान पहली बार किया गया था कि 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग होगा। पहली बार इसी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम ही जो हुआ था, इसी में पहला क्या प्राविधान किया गया कि मत देने की उम्र घटा के
21 से 18 वर्ष की गई, और जो 1 सदस्यीय निर्वाचन आयोग हुआ करता था वो कितना हो गया, 3 सदस्यीय हो गया। लेकिन आप देखेंगे एक ही साल बाद फिर से 1 सदस्यीय हो जाता है और 93 से पुनः 3 सदस्यीय हो जाता है। और ये तो हो गया अनुच्छेद 326। और वर्तमान समय में ये जो अधिकार है, वोट देने का जो अधिकार है, वो वर्तमान समय में कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार हो गया। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि वोट देने का अधिकार है निम्न में से, तो संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे संवैधानिक है कि विधिक है, तो ये विधिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है वर्तमान में। और अनुच्छेद 327 देखेंगे, इसमें कहा गया है कि संसद निर्वाचन आयोग से संबंधित कोई भी नियम या कानून बना सकती है। किससे, निर्वाचन आयोग संबंधित, यानी निर्वाचन आयोग किससे संबंधित कार्य करता है, तो निर्वाचन से संबंधित कार्य करता है। यानी निर्वाचन से संबंधित नियम या कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। यानी संसद अनुच्छेद 327 के तहत निर्वाचन से संबंधित कानून बना सकता है या निर्वाचन आयोग से संबंधित कानून बना सकता है। लेकिन अनुच्छेद 328 देखेंगे, 328, अनुच्छेद 328 में यही कहा गया है, जो संसद के लिए 327 में कहा गया है वही विधानमंडल के लिए कहा गया है अनुच्छेद 328 में, कि विधानमंडल राज्य के निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कानून बना सकता है। यानी जो राज्य में निर्वाचन होगा, जो चुनाव होगा, उससे संबंधित नियम या कानून बना सकता है कौन, विधान मंडल बना सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 328 के तहत। और अनुच्छेद 329 देखेंगे, अनुच्छेद 329 में कहा गया है कि न्यायपालिका निर्वाचन आयोग के कार्य में बेवजह हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 329 में। अनुच्छेद 329 के तहत न्यायपालिका निर्वाचन आयोग से संबंधित किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी निर्वाचन आयोग जैसे चाहे वैसे चुनाव करवा सकता है। जो भी प्राविधान निर्वाचन आयोग में है उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। और देखेंगे इसके कार्य से संबंधित, तो निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य करता है, तो आपने देखा अनुच्छेद 325 के तहत क्या करता है निर्वाचन आयोग। पहली बात तो मतदाता सूची तैयार करता है, ठीक। और संसद और विधानमंडलों के सदस्यों का निर्वाचन करवाता है। यानी निर्वाचन आयोग का मुख्य काम क्या है, निर्वाचन करवाना और मतदाता सूची तैयार करना, ये काम हो गया। और देखेंगे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको मान्यता देने का काम कौन करता है, ये भी निर्वाचन आयुक्त करता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जो भी पार्टियों को मान्यता दी जाती है वो सरकार के द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग के द्वारा उनको मान्यता दी जाती है। और देखेंगे मान्यता समाप्त करने का अधिकार किसको है, तो ये भी निर्वाचन आयोग को है। निर्वाचन आयोग चाहे तो मान्यता दे सकता है और मान्यता समाप्त भी कर सकता है। ये दोनों अधिकार किसको हैं, निर्वाचन आयोग के हैं। और जब भी चुनाव होता है तो आप देखेंगे पार्टियों को कोई ना कोई चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाता है, यानी उनको चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है। और चुनाव की घोषणा, यानी चुनाव तिथि की जो घोषणा होती है, कब चुनाव किया जाएगा, तो वो डेट कौन निर्धारित करता है, वो निर्वाचन आयोग निर्धारित करता है। इसके कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा अनुच्छेदों से ज़्यादा इसके कार्यों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि मतदाता सूची कौन तैयार करता है, तो कौन करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देगा, निर्वाचन आयोग। और आचार संहिता कौन लागू करेगा, तो आप देखेंगे आचार संहिता ये निर्वाचन आयोग लागू करता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछा गया है कि आचार संहिता लागू करने का अधिकार किसे है, तो निर्वाचन आयोग को है। जनरली कन्फ्यूजन यही होता है कि आचार संहिता लागू करने का अधिकार ये सरकार को होगा या संसद को होगा, लेकिन न यहाँ संसद होगा, न विधानमंडल, न सरकार, बल्कि आचार संहिता लागू कौन करेगा, ये निर्वाचन आयोग लागू करेगा। और चुनाव में जो खर्च होता है, खर्च के लिए जो निश्चित धनराशि निर्धारित की जाती है वो भी कौन निर्धारित करता है, निर्वाचन आयोग। जाहिर सी बात है, जो निर्वाचन करवाएगा, जो चुनाव करवाएगा वही बताएगा कि कितनी धनराशि की आवश्यकता है। तो निर्वाचन
के लिए यानी चुनाव के लिए जो खर्च होता है उसको निर्धारित कौन करता है, उसको सुनिश्चित कौन करता है, उस धनराशि को, तो निर्वाचन आयोग ही उस राशि को निश्चित करता है, बताता है कि कितना ज़रूरत है। और चुनाव रद्द भी कर सकता है निर्वाचन आयोग। देखिए, चुनाव करवाता है, चुनाव रद्द करवाता है, पार्टियों को मान्यता देता है, पार्टियों की मान्यता रद्द करता है, और जब चुनाव करवाएगा तो जाहिर सी बात है परिणाम भी घोषित निर्वाचन आयोग ही करेगा। यानी निर्वाचन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। यानी निर्वाचन के समय पे जो आचार संहिता लागू होगी वो भी निर्वाचन आयोग लागू करेगा, चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा, पार्टियों को मान्यता देगा, पार्टियों की मान्यता समाप्त करेगा, खर्च क्या होगा, खर्च का भी निर्धारण करेगा। यानी निर्वाचन आयोग निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यों को संपन्न करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, जैसे राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी, निर्दलीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, इन सब के बारे में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखेंगे राष्ट्रीय पार्टी, ये किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कब कहा जाएगा, तो जो संसदीय चुनाव होता है, आम चुनाव होता है, उस आम चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का कम से कम अगर कोई पार्टी 6% मत प्राप्त करती है और 4 सांसद, और ये जो 4 सांसद हैं ये कम से कम 2 या 2 से अधिक राज्यों में कम से कम 4 सांसद और कुल पड़े वैध मतों का कम से कम 6% वोट संसदीय चुनाव में अगर प्राप्त किया हो तो उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय पार्टी का वो मान्यता प्राप्त कर सकता है। और देखेंगे ये जो 6% वोट प्राप्त होती है इसमें से आम लोकसभा चुनाव जो होता है इसमें कम से कम 2% आम लोकसभा चुनाव में वोट प्राप्त करना चाहिए। वैध मत का मतलब यहाँ पे कभी कभी होता है जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो आप देखेंगे बैलेट पेपर में ऐसे चुनाव चिन्ह एक साइड में दे दिया जाता था, कुछ भी चुनाव चिन्ह, और यहाँ संबंधित पार्टी का नाम दिया रहता था। तो बैलेट पेपर में एक मुहर लगाई जाती थी, तो ठप्पा जिस पे लग जाता था उसी को क्या कहा जाता था कि उसी को दिया गया वोट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि जो ठप्पा लगाया जाता था, जो मुहर लगाई जाती थी, वो यहाँ ना लग के बॉर्डर पे लग जाता था, कहीं मतलब सही जगह पे नहीं लगता था, तो वो अवैध मत हो जाता था, वो काउंट नहीं किया जाता था। इसलिए देखेंगे कहा गया है कि वैध मतों का जितनी भी वैलिड वोट्स हैं उनका 6% वोट पाना जरूरी है। और ये 6% वोट जो आम संसदीय चुनाव होता है यानी लोकसभा राज्यसभा का उसमें 6%, लेकिन इस 6% में 2% कहाँ से होना चाहिए, आम लोकसभा चुनाव जो होता है उस लोकसभा चुनाव में कम से कम 2% वोट किसी पार्टी को मिला हो और कम से कम 4 सांसद, उसके 2 या 2 से अधिक राज्यों में कम से कम 4 सांसद अगर चुने जाते हैं, तो अगर इन सभी शर्तों को कोई पूरी करती है कोई पार्टी तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। और वर्तमान समय में देखेंगे कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी इसको, और कांग्रेस, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी जिसको कहेंगे, माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसी को कहेंगे, और भाकपा इसको क्या कहेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो देखेंगे इस प्रकार से ये 6 वो क्या हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कौन कौन सी, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, माकपा, भाकपा और एनसीपी, ये 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं वर्तमान में जो हैं। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है ऑप्शन देके कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, या कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है। तो देखेंगे ये जो शर्तें पूरी करेगा वो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त कर सकता है, उसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दे दी जाती है इन शर्तों को पूरा करने पे। और देखेंगे राज्य स्तरीय पार्टी, तो राज्य स्तरीय पार्टी उसको कहेंगे अगर कोई पार्टी राज्य में होने वाले चुनाव को के यानी जो विधानमंडल में आम चुनाव होता है यानी विधान परिषद में जो चुनाव, विधान परिषद और विधानसभा में जो आम चुनाव होता है उस आम चुनाव में
कम से कम 6% वोट अगर कोई पार्टी प्राप्त करती है और कम से कम जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उस राज्य में कम से कम 2 सांसद चुने जाएं। कितना? 6% वोट, कुल वैध मतों का कितना? कुल 6% वोट उस राज्य में, एक राज्य में जिस राज्य का चुनाव हो रहा है, और कम से कम उसके 2 सांसद चुने जाएं, तो उसको क्या कहेंगे? वो पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता प्राप्त कर सकती है। अगर इन दोनों शर्तों को कोई पार्टी पूरी करती है तो उसे क्या? राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। और इस समय देखेंगे राज्य स्तरीय पार्टी में एसपी यानी समाजवादी पार्टी, आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, टीएम यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ठीक, तो तृणमूल और शिवसेना और तेलुगु देशम, और देखेंगे आप आम आदमी पार्टी, APP यानी आप आम आदमी पार्टी। तो ये देखेंगे, ये राज्य स्तरीय पार्टियां हैं वर्तमान समय में, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और देखेंगे एक होती है क्षेत्रीय पार्टी। ये क्षेत्रीय पार्टी वो होती है जिसका प्रभाव एक क्षेत्र विशेष में होता है, यानी पूरे राज्य में नहीं होता, पूरे देश में नहीं होता, एक विशेष क्षेत्र में होता है, तो उसको क्या कहेंगे? वो क्षेत्रीय पार्टी है। और ये जो राज्य स्तरीय पार्टी है, इसका किसी एक राज्य में क्या होता है? प्रभाव होता है। और जो ये राष्ट्रीय पार्टी होती है, ये राष्ट्रीय स्तर की होती है, यानी इसका प्रभाव पूरे देश में होता है। पूरे देश में प्रभाव किसका? राष्ट्रीय पार्टी का। और राज्य स्तरीय जो पार्टियां हैं इनका प्रभाव कहाँ तक? पूरे राज्य में होता है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनका क्षेत्र विशेष में प्रभाव होता है, उनको क्या कहेंगे? क्षेत्रीय पार्टी। और क्षेत्रीय पार्टी में जैसे अभी देखेंगे पीस पार्टी हो गई, अपना दल हो गई, ये सब क्या हैं? ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इनका प्रभाव पूरे राज्य में नहीं है, बल्कि इनका प्रभाव एक क्षेत्र विशेष में है, तो इनको क्या कहेंगे? ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और एक होती है अपंजीकृत पार्टी। तो ये जो अपंजीकृत पार्टी होती है, इसमें देखेंगे इलाहाबाद में एक पार्टी गठित हुई थी लव पार्टी के नाम से। ये क्या थी? अपंजीकृत पार्टी थी। और ये जो अपंजीकृत पार्टी होती है, इसका ज़रूरी नहीं है कि किसी क्षेत्र विशेष में हमेशा प्रभाव रहे। इसका प्रभाव जब चुनाव नज़दीक आ जाएगा, चुनाव के समय में ये सामने आता है, यानी चुनाव के समय में ये प्रभावी हो जाती है ये पार्टी, और चुनाव समाप्त होते ही फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। इस पार्टी को कोई नहीं जानता, तो उसको क्या कहेंगे? अपंजीकृत पार्टी। यानी ऐसी पार्टी जो चुनाव के समय में ही अपने प्रभाव में आती है, बाकी वो निष्प्रभावी रहती है, कोई मतलब नहीं रहता, उसको क्या कहेंगे? अपंजीकृत पार्टी। जैसे लव पार्टी ये इलाहाबाद में गठित की गई थी। और देखेंगे निर्दलीय एक होते हैं। तो निर्दलीय किसी पार्टी से ना हो, वो स्वतंत्र रूप से जो चुनाव लड़ता है उसको क्या कहेंगे? निर्दलीय या निर्दलीय पार्टी कहेंगे। तो निर्दलीय तो कोई भी हो सकता है। ठीक, तो ये सारी पार्टियां हैं। यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरली पूछा जाता है यहाँ से राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टी से। यहाँ से तो अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो इसमें पहचानना रहता है कि कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी नहीं है। तो इन दोनों को आप ध्यान से देख लेंगे तो आपका निर्वाचन आयोग समाप्त हो जाता है। और इससे बाहर क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, इससे बाहर पूछे जाने की संभावना भी नहीं है। तो आपने देखा अभी तक अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक सारे अनुच्छेद आपके हो गए, यानी भाग 15 आपका समाप्त हो जाता है। और पार्टियों से संबंधित भी चीज़ें आपने देख लिया, और कुछ संविधान संशोधन यानी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम देख लिए, जिसमें आयु की सीमा घटा दी जाती है, और ये 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण चीज़ें थीं उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।